दोस्तों नमस्कार। भारत की आर्थिक पहचान, भारत की राजनीतिक ताकत और भारत की सामाजिक परिस्थितियां कोई कैसे नाप सकता है? नेहरू से लेकर मोदी तक यह सवाल कमोवेश हर राजनीतिक सत्ता के दौर में उठा जरूर है, लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री ने खुलकर ऐसी चुनौती नहीं दी कि इससे पहले कि जितने भी प्रधानमंत्री हुए, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज की सत्ता रही, उन सबसे बेहतर हम ही हैं और इसका निरीक्षण खुद आप कर लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी का यह कथन आज का है। उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा कि बीजेपी की सत्ता जब जब आई तब तब उसने जितना काम किया उतना काम किसी ने नहीं किया है। और उन्होंने बकायदा पढ़े लिखे लोगों से यह भी कहा, आप खुद ही परख कर देख लीजिए, कागज लीजिए, एक लकीर खींचिए, एक तरफ दूसरे राजनीतिक दलों के बारे में और उनकी उपलब्धियों का जिक्र कीजिए और उसके साथ बीजेपी की सत्ता जो इससे पहले कभी भी आई और जब आज चल रही है तो दूसरी तरफ उसकी उपलब्धियों के खांचे को आप लिखते चले जाइए। हमने भी सोचा ये एक अच्छा मौका है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो अक्सर इस बात का जिक्र किया करते थे कि दरअसल रुपया यानी भारत की करेंसी राष्ट्रीय गौरव से जुड़ी होती है, इसे तो नीचे कभी नहीं जाना चाहिए। जिस वक्त वो मुख्यमंत्री थे और शुरू शुरू में प्रधानमंत्री बने थे तो किसानों को लेकर अन्नदाता का नाम देते हुए उन्होंने आर्थिक ताकत की बैरोमीटर के तौर पर किसानों की आय और किसानों के कामकाज को खुलकर रखा था। जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो उस दौर में रोजगार इस दौर में कितना ज्यादा हो सकता है और सरकारें कैसे फेल हो जाती है रोजगार देने में, जबकि भारत के भीतर तो स्किल जमकर है और भारत क्या कुछ नहीं कर सकता है, इसका जिक्र वह गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए बाखूबी किया करते थे। जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे उस दौर में और शुरुआती दिनों में यानी नोटबंदी तक की परिस्थिति आते आते वो अक्सर कहा करते थे कि इस देश के भीतर एक व्हाइट कॉलर है, एक ब्लू कॉलर है। इसका जिक्र भी वो किया करते थे कि दरअसल इस देश में जो मजदूर है, जिसकी अपनी सामाजिक परिस्थितियां बहुत ही विपन्न स्थिति में है, यानी उसकी तरफ देखने वाला कोई नहीं है, अगर हम सत्ता में आए तो उसको मुख्य धारा में लाकर खड़ा कर देंगे और इस देश में ना काम की कमी है और ना ही इस देश के भीतर खरीदारों की कमी है, यानी कंज्यूमर भी उतना है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले इस देश के शेयर बाजार और कॉरपोरेट को लेकर भी ताना जरूर कसते थे और इस बात का खुले तौर पर जिक्र करने से चूकते नहीं थे कि दरअसल कॉरपोरेट और पूंजी और पैसे वाले लोग, इन सब के बीच भारत की अपनी स्वदेशी ताकत होती है और स्वदेशी ताकत का मतलब है कि खुद हम अपने पैरों पर कैसे खड़े हो जाएं और विदेशी पूंजी पर ना टिके रहें। लेकिन आज कौन सी स्थिति है? हमें लगता है कि आज इन बातों का जिक्र जरूर करना चाहिए, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज ही जो कहा है उसे सुनना भी चाहिए। और मैं तो जो विद्वान लोग हैं, जो लिखा पट्टी एनालिसिस करने में माहिर है, ऐसे देश के गणमान्य लोगों से आग्रह करूंगा कि जब आजादी के 75 साल हो चुके हैं तो एक बार इवैल्यूएशन किया जाए। एक 100-200 विकास के, जनहित के, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर निकाले जाएं और फिर जरा हिसाब लगाएं कि कांग्रेस सरकारें जहां होती हैं वहां क्या काम होता है, क्या परिणाम होता है। जहां लेफ्ट वालों ने सरकार चलाई, कम्युनिस्टों ने सरकार चलाई, वहां क्या हुआ। जहां परिवारवादी पार्टियों ने सरकार चलाई वहां क्या हुआ। जहां मिलीजुली सरकारें चली वहां क्या हुआ। और जहां जहां भाजपा को सरकार चलाने का मौका मिला वहां क्या हुआ। मैं दावे से कहता हूं
देश में जब जब भाजपा को जहां जहां भी सेवा करने का अवसर मिला है, हमने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ के जनहित के, जन कल्याण के और विकास के कामों में सफलता पाई है। तो हमने लकीर खींच डाली, कागज उठा लिए और 2014 और 2024 के बीच खड़े होकर उस आकलन को समझने की कोशिश करने लगे। क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी ने जब कहा है तो कुछ उनके सलाहकारों ने जरूर अच्छी सलाह दी होगी, तभी तो उन्होंने कहा है कि आप दूसरी सरकारों की लकीरों को खींच लीजिए। अब यह लकीर की शुरुआत कहां से की जाए? कर्ज से की जाए, डॉलर से की जाए, किसानों की आय से की जाए, मनरेगा नहीं बल्कि मजदूरों को मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी से की जाए, इस देश के रोजगार को लेकर की जाए, या इस देश के कॉरपोरेट की बढ़ती पूंजी तले इस देश की इकोनॉमी कैसे सिर्फ उन्हीं की हो गई उससे किया जाए। हमारी पूरी टीम लग गई इस पर और उन्होंने परखना शुरू किया कि आखिर यह सच क्या है। और बात इससे निकली कि दरअसल आप शुरू में ही बतला दीजिएगा, जितना कर्ज भारत के ऊपर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का था वो इस दौर में दुगना नहीं बल्कि 3 गुना हो चुका है। और 3 गुने का मतलब यह है कि इससे पहले की जितनी भी सरकारें थी और जो भी प्रधानमंत्री थे, वह जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से कर्ज लिया करते थे उसकी एवज में उनकी नीतियों को भी देश में लागू किया जाता था। यहां तक कि डब्ल्यूटीओ की नीतियां भी इस देश में आई जरूर और उसकी एवज में कर्ज भी लिया गया। लेकिन उन परिस्थिति और इस परिस्थिति का एक बेसिक अंतर यह है कि भारत के भीतर जो भी आर्थिक नीतियों के मद्देनजर सरकार ने बीते 7 वर्षों में खास तौर से जीएसटी लागू होने के बाद जिन आर्थिक नीतियों की लकीरें खींची हैं उसके पीछे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के दिशा निर्देश हैं। और इसीलिए यह दोनों आज की तारीख में यह कहने से चूकते नहीं हैं, अगर यही रफ्तार कर्ज लेने की रही तो आपकी देश की पूरी इकोनॉमी, पूरा बजट जो आप जीडीपी के जरिए बनाते हैं, वो सब कुछ कर्ज के दायरे में आ जाएगा। और इसको वर्ल्ड बैंक बहुत प्यार से कहता है, ये रेड अलर्ट है। इससे पहले कभी किसी सरकार में ये रेड अलर्ट की स्थिति नहीं आई। हां, एक वक्त सोना बेचने की स्थिति इस देश के सामने जरूर आई कि सोना भी गिरवी रखा गया। लेकिन मौजूदा वक्त में सवाल सोने का नहीं है, सवाल तो डॉलर का है। और डॉलर 85 रुपए 20 पैसे, यानी जब पहली बार ये 64 रुपए हुआ था तो प्रधानमंत्री मोदी बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री बेचैन हो गए थे और उन्होंने कहा था कि देखिए ये राष्ट्रीय गौरव है, उनके ये शब्द हैं। और इस प्रोसेस में सरकार से जुड़े इकोनॉमिस्ट हो या आरबीआई की अपनी पॉलिसी रिपोर्ट हो, वो बहुत साफ तौर पर एक मैसेज देती रही है डॉलर को लेकर। और उससे पहले अभी तो नीति आयोग बना है, इससे पहले प्लानिंग कमीशन चलती थी। उनका बहुत साफ कहना था कि दरअसल देश के भीतर भ्रष्ट शासन, देश के भीतर सभी लोगों को करेंसी का लाभ ना मिल पाने की स्थिति में, इस परिस्थिति में आप बहुत दूसरे कारण बताते हैं, बनाते हैं। मनमोहन सिंह ने भी बनाए, लेकिन मौजूदा वक्त में नीति आयोग हो, आरबीआई हो और मोदी सरकार हो, वो 4 बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि देखिए यूएस डॉलर तो पूरी दुनिया में मजबूत हुआ तो रुपया उसके सामने उसकी क्या बिसात। दूसरी बात कहते हैं कि दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर युद्ध चल रहे हैं, यानी भू राजनीतिक जोखिम इस दौर में बड़ा हो गया है, तो रुपए की क्या बिसात। अस्थिर और उच्च कच्चे तेल की कीमतें जिस लिहाज से चल रही है, भारत युद्ध का लाभ उठाते हुए रशिया से मदद तो ले रहा है, लेकिन यह क्राइसिस जो है, यह क्राइसिस आने वाले वक्त में बढ़ ना जाए, इसीलिए भारत सरकार सचेत रहती है और अपनी कूटनीति और अपनी डिप्लोमेसी को उसने चेंज भी किया है। और चौथा कहते हैं कि दरअसल इस दौर में विदेशी निवेशक जो हैं, और जब रुपया कम होते चला गया तो उनकी रुचि भारत को लेकर कैसे बढ़ी और कैसे कम हुई, यह पूरे तरीके से शेयर बाजार को प्रभावित करता है। यानी पुराने सवाल भ्रष्टाचार,
पुराने सवाल खराब आर्थिक बुनियाद, पुराने सवाल अक्षम वित्तीय प्रबंधन, इन तीनों बातों का जिक्र आरबीआई ने बार बार किया है अपने पुरानी रिपोर्टों में, लेकिन वो सारी रिपोर्टें इस दौर में ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। तो कोई एनालिसिस करेगा ही नहीं, और करेगा तो उसके बाद नौकरशाह होगा तो नौकरी चली जाएगी, मीडिया होगा तो चैनल पर ताला लग जाएगा। सामान्य तौर की परिस्थिति में सरकार पर कोई उंगली ना उठाए, इस स्थिति में आ गया। इसको और आसानी से अगर समझे तो इस वक्त भारत में जो भंडार है विदेशी पूंजी का, वो $658 बिलियन है, और भारत पर जो कर्ज है वह $668 बिलियन का कर्ज है। यानी जो भी जमा खाता है उससे ज्यादा हम कर्ज ले चुके हैं। और इन सब के बीच ट्रंप प्रशासन के साथ उत्साहपूर्वक समर्थन करना अब भारत के लिए चिंता का विषय बन चुका है। रूस के साथ खड़े होना और यूक्रेन के साथ भी खड़े होना, तेल सस्ते में उठा लेना और उसके बाद यह सवाल खड़ा करना कि दरअसल रुपया और रूबल आपस में तालमेल बैठा लेंगे, लेकिन वो नहीं बैठ पाना। ट्रंप का आना, ट्रंप का कहना युद्ध खत्म करेंगे, रूस का सोचना अब हमको ब्रिटेन के साथ और ब्रिटेन का सोचना रूस के साथ कैसे धीरे धीरे अब नई एंट्री होने वाली है। ये तमाम परिस्थितियां जब डॉलर और रुपए और भारत की डिप्लोमेसी के इर्द गिर्द आप चलेंगे, तो इससे पहले कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई थी जहां पर कोई यह कह पाता कि आने वाले अगर 5 वर्षों में दुनिया में युद्ध खत्म हो गए और मार्केट इकोनॉमी अमेरिकी केंद्रित हो गई और इन सब के बीच रशिया भी उनके साथ हमजोली हो गया, तो भारत के पास सिवाय चीन के कुछ नहीं बचेगा। चीन से पंगा लेने की बात नहीं है, चीन की उत्पाद को भारत में इंपोर्ट करने की बात है, जो कि रिकॉर्ड स्तर पर जा चुका है। यानी भारत के भीतर बनने वाला हर वो सामान जो यहां मौजूद है, तो स्वदेशी का राग देते देते और चाइना को दुश्मन नंबर 1 मारने की परिस्थितियों का जिक्र करते करते उसी की चौखट पर आकर बैठ गए। लेकिन बात तो उसके आगे की है, और प्रधानमंत्री मोदी ने आज यह भी जिक्र किया कि दरअसल हमने जो जनहित के काम किए हैं, आप उसको भी जरा परखने की कोशिश कीजिएगा। हम उस दिशा में आए उससे पहले एक जानकारी आपको और दे दें। इस देश के भीतर में जो शादी होती है, अंबानीज के परिवार में जैसे शादी हुई, तो एक इकोनॉमिस्ट सलाहकार यह कहने से चूके नहीं कि देखिए इससे रोजगार मिल गया। यह ठीक वैसे ही है जैसे इस देश में चुनाव के वक्त सबसे ज्यादा ब्लैक मनी निकलती और कहा जाता है उसी दौर में रोजगार मिल जाता है। हालांकि गुजरात के व्यापारियों ने चुनाव की परिस्थितियों पर भी कब्जा कर लिया है। तो एक ऐसी परिस्थिति जिसमें अरबपतियों का उत्पादन मौजूदा इकोनॉमी कर रही है, और इस देश के भीतर में रिवर्स माइग्रेशन, गांव से शहर आना और शहर से वापस गांव लौट जाना, कृषि संकट का बढ़ना, आय दुगनी होनी थी लेकिन कर्ज दुगने से ज्यादा हो गया, एमएसएमई का पतन इस स्तर पे होना कि हजारों एमएसएमई बंद होते चले गए, और इन सब के बीच में डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कोई खरीदार नहीं। तो ऐसे में समझौता मोनेटाइजेशन का है, प्राइवेटाइजेशन का है कि हम आपको इतने साल के लिए अपने तमाम चीजों को गिरवी रखते हैं, आप इससे पैसा बनाइए, कमाइए और हमारी इकोनॉमी को चलाइए। राष्ट्रीय गौरव और आर्थिक ताकत का बैरोमीटर। तो प्रधानमंत्री के बात का दूसरा हिस्सा सुन लीजिए। निश्चित मानदंडों पर मूल्यांकन हो जाए, देश देखेगा कि हम जन सामान्य के प्रति कितने समर्पित हैं। आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को साकार करने के लिए हम दिन रात पसीना बहाते हैं। जिन्होंने देश के लिए खून बहाया, उनका रक्त बेकार न जाए, हम अपने पसीने से उनके सपनों को सींच रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी हैं, जनहित का मतलब वो क्या समझते हैं या उनके सलाहकारों ने उन्हें क्या समझाया है, हम बहुत दूर नहीं जाएंगे। हम तो अन्नदाता का जिक्र आज शुरुआत में आपसे कर देते हैं। अन्नदाता को लेकर उसकी आय दुगनी 2022 तक हो जानी चाहिए थी,
लेकिन आज की तारीख में जब हम अगर इस बात का जिक्र करें कि हम 2014-15 नहीं, जब वो प्रधानमंत्री बने थे, कि बल्कि दूसरे वक्त का चुनाव यानी 2019 में जब वो चुनाव जीते, अगर उस तुलना में भी परखना शुरू करें तो अन्नदाताओं का हाल जितना बुरा है इस देश के भीतर में, दुनिया के किसी भी देश में कृषि संकट और उसके आगे किसानों का संकट आकर खड़ा हो जाएगा, ऐसी स्थिति आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। आप भी सोच रहे होंगे ये कैसी स्थिति। बकायदा जब पार्लियामेंट पिछले दिनों चल रही थी तो कृषि मंत्री की तरफ से जवाब दिया गया पार्लियामेंट में, और वो जवाब इस देश के भीतर किसानों की माली हालत को बिल्कुल साफ तरीके से रख देता है। उन्होंने बताया कि इस देश में जो कुल किसानों पर कर्ज है वो तकरीबन 25,47,000 करोड़ का है, और ये आंकड़ा मार्च 2024 तक का हम आपको दे रहे हैं। लेकिन यह पूछा गया कि जब 2019 के चुनाव खत्म हुए और आप दुगनी आय का जिक्र कर रहे थे, तब कितना कर्ज था, तो बताया गया 13,93,000 करोड़ रुपए कर्ज था। यानी वो बढ़ते बढ़ते दुगना हो गया। 13,93,000 करोड़ से बढ़कर 25,47,000 करोड़ मार्च 2024 तक, इन 4-5 वर्षों के भीतर। और ऐसा भी नहीं है कि यह लोन जो लिया गया वह लोन अपने तौर पर फसल को लेकर ना लिया गया हो, ऐसा भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं किसान ट्रैक्टर खरीदना चाहता है, किसान घर बनाना चाहता है, किसान बकरी खरीदना चाहता है, इसीलिए लोन ले लेते हैं। तो सरकार ने उसका आंकड़ा भी बताया और खुले तौर पर कहा कि देखिए ये सही है, लेकिन एक चीज समझिए कि सबसे ज्यादा लोन तो फसल को लेकर लिया गया। यानी जिस देश के भीतर में फसल बीमा चलती हो और सरकार दावा कर रही हो कि फसल बर्बाद नहीं होती है तो उसकी एवज में बीमा राशि मिल जाती है, इन सब के बावजूद भी 2019-20 से यानी 2020 के मार्च से लेकर 2024 के मार्च तक 15 लाख करोड़ रुपए फसल के नाम पर लोगों ने कर्ज लिए हैं। और जो ट्रैक्टर और बीज और खाद और इन सब की खरीदारी के लिए जो टर्म लोन लिया जाता है वह 10,40,000 करोड़ का है। यानी एक ऐसी स्थिति, और इसको अगर पुराने दौर में ले आइएगा तो उस दौर में जो फसल का लोन था वो 8,25,000 करोड़ 2019 के चुनाव के बाद के फाइनेंशियल ईयर में था, और 4 बरस के बाद 5 बरस होते होते वह दुगना हो गया, 8,25,000 करोड़ से बढ़कर 15,07,000 करोड़ हो गया फसल के नाम पर। मसला और गंभीर है, क्योंकि इस देश के भीतर में एवरेज निकालिएगा तो इस देश में लगभग 67% किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। और एवरेज जो कर्ज में डूबा हुआ किसान है, अगर उसकी राशि को निकालिएगा तो 74,121 रुपए हर किसान पर कर्ज है। बात इससे भी गंभीरता समझ में नहीं आएगी। मसला यह है कि आंध्र प्रदेश में जहां बीजेपी चंद्रबाबू नायडू के साथ सरकार मिलकर बना रही है, नई नई योजनाएं, नई इंडस्ट्री, नया इन्वेस्टमेंट, वर्ल्ड बैंक भी पैसा दे रहा है, हर तरफ से रास्ता खुला है, वो देश का सबसे किसानों के लिए मुश्किल राज्य है, क्योंकि वहां पर 93.25% किसान कर्ज में डूबा हुआ है और प्रति किसान पर 2,45,000 रुपए का कर्ज है प्रति किसान पर। उसके बाद केरल आता है, 2,42,000 रुपए का कर्ज हर किसान पर है। पंजाब में 2,03,000 रुपए का कर्ज हर किसान पर है। हरियाणा में 1,82,000 रुपए का कर्ज हर किसान पर है। तेलंगाना में 1,52,000 रुपए का कर्ज हर किसान पे है। दरअसल ये पूरी परिस्थिति कई बातों का जिक्र करती है। दुनिया भर के तमाम किसानों का एवरेज आय अगर आप निकालिएगा और भारत में किसानों की एवरेज आय निकालिएगा तो सिर्फ एक पंजाब और हरियाणा है जहां के किसानों की महीने की कमाई लगभग 12 से 18,000 रुपए के बीच में चलती है। और दुनिया भर के किसानों का अगर आप औसत निकालिएगा, उसमें आप हर राज्य को जोड़ते चले जाइए, उसमें ऑस्ट्रेलिया जैसा राज्य भी जोड़ लीजिए, न्यूजीलैंड सरीका राज्य भी जोड़ लीजिए, अगर आप इन तमाम देशों को जोड़ते चले जाएंगे किसानों को, तो एवरेज तौर पर दुनिया के तमाम किसानों के ऊपर जो कमाई है प्रति महीने की, वो तकरीबन 94,000 रुपीज बनती है, जो भारत में पंजाब और हरियाणा के किसान
12, 15, 18 हजार के बीच में रहते हैं। और बिहार और झारखंड की स्थिति तो इतनी नाजुक है, जिक्र भी करने में शर्म आएगी, जहां 5 हजार, 6 हजार, 8 हजार, इससे आगे बात जाती ही नहीं है। यह महीने की कमाई है। तो सवाल अन्नदाता का था, जो कि आर्थिक ताकत का बैरोमीटर प्रधानमंत्री मोदी के लिए हुआ करता था। और इससे पहले कि जो औसतन प्रवृत्ति इस देश के भीतर किसानों को लेकर थी, वह लगभग 1.65% और नीचे आ गई है। और इसके साथ आपको किसान मजदूर का सवाल, मनरेगा के मजदूर का सवाल, दिहाड़ी मजदूरों का सवाल, जब इन तीनों चारों चीजों को आप जोड़ेंगे, सरकार की तमाम योजनाओं के समकक्ष खड़ा करते हुए भी, जो अलग अलग योजनाओं के जरिए पैसा बांटने का जिक्र करती है, तो यहां पर भी आप हैरत में आ जाएंगे। इसीलिए हैरत में आएंगे और इसीलिए सरकार असंगठित क्षेत्र का कोई डाटा 2015 के बाद आज तक बता नहीं पाई है। इस देश के भीतर में जो आय है, अगर आप तीन चीजों को छीन लीजिए, 5 किलो अनाज, जो भी छिटपुट किसी को घर मिला है, और जो किसान सम्मान निधि का पैसा जिनके हिस्से में आता है, अगर आप उसको छीन लेंगे, तो ये सारे लोग जो नीति आयोग के दायरे में बीपीएल के ऊपर आ गए हैं, सभी बीपीएल के नीचे चले जाएंगे। और इतना ही नहीं, जिन 25 करोड़ लोगों का जिक्र सरकार कहती है हमने गरीबी से निकाल लिया है, वो गरीबी से निकाला नहीं है, बल्कि गरीबों को कुछ सरकारी खिलौने थमा दिए और उस खिलौने के जरिए बताना शुरू किया कि हमारी इकोनॉमी आपके साथ जुड़ गई। यानी उसकी कमाई नहीं बढ़ी है। सरकार कुछ पैसा दे रही है, लेकिन इसकी एवज में सब्सिडी का पैसा बाहर करते चली जा रही है। वो खाद का पैसा हो, वो बीज का पैसा हो, वो ट्रैक्टर जीएसटी के दायरे में आए, या खेती के लिए इक्विपमेंट जो आते हैं वह भी जीएसटी के दायरे में आए। अब यहां पर एक और बड़ा सवाल है, चूंकि सरकार जनहित का काम करती है, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, तो रोजगार का जिक्र तो करना ही चाहिए। मसला यह नहीं है कि 2014 में 2 करोड़ रोजगार देने का जिक्र किया गया। मसला यह है कि इस देश के भीतर में 2014 में जितने लोग सामाजिक सुरक्षा के तहत यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे थे, उसमें इस दौर में तकरीबन 6.5% की कमी आ गई। वो पीएसयूज हो, वो बैंक्स हो, वो कोई भी पब्लिक सेक्टर और अंडरटेकिंग के तहत आने वाला रोजगार हो, 6-6.5% उसमें कमी आ गई। यहां तक कि जो प्रधानमंत्री कार्यालय कार्मिक विभाग देखता है, उनसे भी डाटा निकलवा के पूछा गया कि महाराज कितनी नौकरियां दी गई हैं इस दौर के भीतर में, और उसका एवरेज जब निकाला गया तो पता चला कि 2000 से लेकर 2014 तक और 2014 से 2024 तक, इन दोनों के बीच के रेशियो में जो नौकरियां जा रही थी उस पीरियड में, उन नौकरियों का जाना 100 नौकरी अगर 2000 से 2014 के बीच में गई, तो इस दौर में 1000 नौकरियां गई। लेकिन 2000 से 2014 के बीच में नौकरियां जो मिली, 100 नौकरियां मिली, तो इस दौर में जो नौकरियां जो मिलने वाली थी वो 3 नौकरी मिली। ये डिफरेंस को समझिए जरा। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा है कि आप समझिए, हां, एक प्रगति जबरदस्त हुई है कि भारत के भीतर में अरबपतियों की तादाद बढ़ गई। एक प्रगति जरूर हुई है कि जो शेयर बाजार का मैनिपुलेशन और उसका जो नेटवर्थ है, वो पुरानी तुलना में 3 गुने से ज्यादा हो गया। एक अंतर जरूर है कि इस देश के भीतर में कॉरपोरेट का नेटवर्थ बढ़ा, लेकिन इस देश में प्रोडक्शन नीचे हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नेगेटिव में चला गया। एक अंतर हुआ जरूर, इस देश का जो कोर सेक्टर है, उस कोर सेक्टर पर ध्यान नहीं देके उस कोर सेक्टर से जुड़े हुए प्रोडक्ट को भी इस दौर में बाहर से मंगाया जाने लगा, यानी आयात किया जाने लगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने चूंकि कहा कि आप पुराने दौर को परख लीजिए और हमारे दौर को भी देख लीजिए, तो आखिर के 3 बड़े सवाल। पहला सवाल, इस देश के भीतर में सबसे ज्यादा पैसा पॉलिटिक्स में आया खुलकर, और वो पैसा पुराने 2014 से पहले पॉलिटिकल फंडिंग के तौर पर, अंतर कम कम आंकड़ों में हम बताएंगे आपको, जिसको आपको जोड़ने में सुविधा होगी। इससे पहले 100 रुपए आते थे, तो इस दौर में जो पॉलिटिकल फंडिंग हो रही थी वह तकरीबन 5,500 रुपए की हो गई।
ये अंतर है 2014 से पहले पॉलिटिक्स में और 2014 के बाद की पॉलिटिक्स में। इस दौर में सरकार ने जो खर्च किया, बहुत सारे लोग कहते हैं खर्च जिक्र सिर्फ करते हैं, हवाई जहाज देखिए 8,500 करोड़ का बना लिया, सेंट्रल विस्ता में पैसा लगा दिया जिसकी जरूरत थी या नहीं थी। जो गवर्नमेंट ने अपनी योजनाओं को अपने लिए लागू किया उस पर अगर 100 रुपए खर्च हुए तो इस देश में जनहित की दिशा में जो काम हुआ उसमें 1 रुपए 25 पैसे खर्च हुए। ये डिफरेंस है। जो इससे पहले डिफरेंस जो होता था, सरकार अपनी योजनाओं को लेकर 100 रुपए खर्च करती थी तो जनता से जुड़ी हुई और उसमें भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ जुड़कर जो काम करने की परिस्थिति थी उस पे वो काम तकरीबन 57 रुपीज 75 पैसा करती थी। ये डिफरेंस इस दौर में निकलकर आ गया। और आखिरी सवाल, भारत की पूरी इकोनॉमी जिन स्थितियों में टिकी है उसमें भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र करती है, लेकिन एक इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण हम आखिर में आपके सामने रख देते हैं। भारत में तकरीबन 51.4% जमीन पर खेती होती है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 54% जमीन पर खेती होती है। वहां पर पानी का कंजम्पशन जो है 74% खेती पर होता है। भारत में पानी का कंजम्पशन, जमीन के नीचे पानी निकालना और मानसून पर निर्भर हो जाना, कुल मिला के यह 82% है। यानी सिंचाई योग्य परिस्थिति में हम लोग 18% ही घेर पाए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में यह 100% है। आप कहेंगे इसमें क्या लेना देना है? मसला यह है कि भारत में एक महीने में सबसे ज्यादा किसान जो पंजाब और किसान हरियाणा का कमाता है 12 से 18 हजार रुपए, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में एक दिन में किसान की कमाई उतनी है, एक महीने में तकरीबन 3.5 लाख, साल भर में 40 से 45 लाख। और एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री के रूप में डेवलप किया गया है और इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लेबर हैं उनको भी उसी रूप में सोशल सिक्योरिटी दी गई है। यानी हम जिस जनहित का जिक्र कर रहे थे उसमें प्लानिंग गायब है, करप्शन हावी है। उसमें प्लानिंग तो दूर की बात है, उसके भीतर का अनूठा सच यह भी है कि इस दौर में करप्शन, इस दौर में खराब आर्थिक बुनियाद और इस दौर में वित्तीय प्रबंधन जो होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो सबसे ज्यादा अक्षम यानी बुरे तौर पर उभर कर सामने आया है। प्रधानमंत्री ने कहा है, हमने कच्चा चिट्ठा सामने रखा, पीएमओ कहेगा तो और भी रख देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।